हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड जय श्री महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। MPPSC के एग्ज़ाम बस कुछ ही दिन में है। मुझे डेफिनेटली मालूम है कि आप सभी की सारी यूनिट्स कंप्लीट हो गई होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर भी कुछ यूनिट का रिवाइज़ करने के लिए तो हम यूनिट नंबर 7 से आज पढ़ेंगे भारत में प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां। हम इसको प्रयास IAS अकेडमी के नोट से कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? अंतरिक्ष से संबंधित पढ़ेंगे, परमाणु से संबंधित पढ़ेंगे, विज्ञान संस्थान, रक्षा से संबंधित वैज्ञानिक संस्थान पढ़ेंगे, उपलब्धियाँ पढ़ेंगे और अन्य पढ़ेंगे। अंतरिक्ष से संबंधित अनुसंधान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई है। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। संस्थापक कौन है इसके? विक्रम अम्बालाल साराभाई। और जनक हैं इसके विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। मानव जाति की सेवा में अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी। कार्य क्या है? यह भारत के लिए अंतरिक्ष से संबंधित तकनीकी का विकास करता है। भारत से संबंधित अंतरिक्ष तकनीकी का विकास करता है। पुराना नाम है इसका भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। पुराना नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। इनकोस्पार कहा जाता था। 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत रखा गया है। इसरो को कहाँ पर रखा गया है? अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत रखा गया है 1972 में। इनकोस्पार्स क्या है? तो इसका पुराना नाम इंडियन नेशनल, इसरो का पूरा नाम, पहले नाम इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च था। इसका गठन 1962 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई थे। और यह परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता था। इसके अंतर्गत या फिर इसरो के अंतर्गत आने वाले प्रमुख संस्थान, इसरो से संबंधित संस्थान पहले आते हैं, उसकी संस्थान, फिर उनसे संबंधित तथ्य। ISAC, यह इसरो का एक उपग्रह केंद्र है। इसका पूरा नाम है इसरो सैटेलाइट सेंटर। UR राव सैटेलाइट सेंटर भी इसको कहा जाता है। UR राव सैटेलाइट सेंटर। मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 11 मार्च 1972 में की गई थी। उपग्रहों का डिज़ाइन, विकास, संरचना, निर्माण आदि परीक्षण करने का कार्य करता है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं S अन्नादुरई। कौन है? S अन्नादुरई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ISAC, तो पहले हम किसी को हैंडशेक करते हैं। तो हैंडशेक में क्या होता है? अपन उनके हाथ से हैंडशेक करते हैं ना, हैंडशेक। तो सैटेलाइट हैंडशेक, सैटेलाइट सेंटर है इसरो का। इसका पूरा नाम क्या है? UR राव। तो ये अपन क्या बोलते हैं? UR फाइन। तो UR राव सैटेलाइट सेंटर भी इसको कहा जाता है। बेंगलुरु में है। ये बंगले लोगों के, जो बंगले में रहते हैं उन लोगों के चोचले हैं हैंडशेक करना है। तो बेंगलुरु 1972, आप साथ दोगे तो 72। तो हैंडशेक में अपन क्या बोलते हैं? सैटेलाइट से याद आता है हैंडशेक मतलब सैटेलाइट। UR राव, UR राइट। तो UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में मुख्यालय है। 11 मार्च 1972 को स्थापना की गई थी। और यह उपग्रहों के डिज़ाइन, विकास, संरचना, निर्माण और परीक्षण करता है। अन्नादुरई इसके वर्तमान अध्यक्ष। IIRS, इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट के लिए सेंसिंग है IIRS। 1996 में आया था। अपन को जितने सारे रोबोट आ गए हैं, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1996 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में है। यह सुदूर संवेदी उपग्रह से सूचनाओं का संग्रहण करता है। और इसके प्रमुख कौन है? प्रकाश चौहान। तो रोबोट सेंसिंग में क्या डाल रहे हैं अपन? प्रकाश। तो प्रकाश सिंह चौहान 1996
नाचे नाचे नाचता है, रोबोट क्या करता है, नाचता है, यहाँ जाता है वहाँ जाता है। तो नाचे 96 देहरादून में मुख्यालय है। यह सुदूर संवेदी उपग्रह से सूचनाओं का संग्रहण करता है। किससे करता है, पूरी सूचनाओं को इकट्ठा करता है फिर प्रकाश डालता है। अब आता है NRSC। इसका पूरा नाम है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, रिमोट सेंसिंग सेंटर है नेशनल। तो ये कहाँ पर बनाया गया है, सुदूर संवेदी केंद्र है 1974 में बना था हैदराबाद में। और ये सुदूर संवेदी उपग्रहों के माध्यम से पृथ्वी के चित्र लेता है। क्या करता है, देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान। तो ये भारत की थी, तो भारत कहाँ है, दूर बजा दिया 1996, दूर नाचो। हाँ, और यहाँ पे बनाई गई है राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र, राष्ट्र की है 1974 में बनाई गई है हैदराबाद में। कहाँ पर, हैदराबाद में बनाई गई है 1974 में, 1974। सच में ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं भी बनाई है हमने। राष्ट्र का सुदूर है तो राष्ट्र का 74 में बना है, हैदराबाद में बनाया गया है और सुदूर संवेदी उपग्रह के माध्यम से पृथ्वी के चित्र लेता है। सैक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, सैक अंतरिक्ष उपयोग केंद्र 1972 को स्थापना की गई थी। अहमदाबाद में मुख्यालय है इसका, अहमदाबाद में मुख्यालय है। और कार्य क्या है, अंतरिक्ष के कार्यों की योजना बनाना और पेलोडों का विकास करना। तो शेक पेलोड को शेक करते हैं, तो शेक पेलोड का विकास करता है। और एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में अपन हर किसी का साथ मांगते हैं। तो 72 अहमदाबाद, इसमें अहम काम में नहीं आता, तो अहमदाबाद में इसका मुख्यालय है। VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यह तुम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन है। क्या है, तुम्बा इक्वाटोरियम रॉकेट लॉन्च स्टेशन, TERLS, और 1962 में बनाया था, तिरुवनंतपुरम में है। कार्य क्या है, रॉकेटों का विकास करता है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, श्री S सोमनाथन। कौन है, श्री S सोमनाथन। तो VSSC क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो सारे भाई मिलकर कहाँ पर, बंगले में, तो बेंगलुरु नहीं, तिरुवनंतपुरम, तीनों भाई, तिरुवनंतपुरम तीनों भाई। तो तिरुवनंतपुरम 62 में इसकी स्थापना की गई थी रॉकेटों का विकास करने के लिए। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है S सोमनाथन। कौन है, S सोमनाथन। तुम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन इसका पुराना नाम है। STSC सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश, सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज पे स्थित है। तो यह श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज इसका पुराना नाम था। स्थापना 1971 में की गई थी। 71 सामने साथ नहीं चाहिए, हमें सीधा अंतरिक्ष में स्पेस भेजना है एक, तो 71 में भेजा था, ये भेजते हैं। 71 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। उद्देश्य क्या है, उपग्रहों को अंतरिक्ष यानों का प्रमोशन करना। क्या करता है, उपग्रहों का और जो अंतरिक्ष यान है उनका प्रमोशन करता है। कौन, सतीश धवन स्पेस सेंटर, एप्लीकेशन आंध्र प्रदेश में स्थित है। MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी MCF 1982 में बनाया गया था कर्नाटक में। मैफ कंट्रोल करो आदि लोगों को, तो 82 आदि लोगों को कंट्रोल करो। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कर्नाटक में है, या फिर उनका नाटक करो तो कर्नाटक। 11 अप्रैल 2005 को भोपाल में इसकी एक शाखा स्थापित की गई थी। कहाँ पे की गई है, भोपाल में 2005 में 11 अप्रैल को। मुख्यालय कहाँ पे है, हसन कर्नाटक में है। कंट्रोल करो अपने हुस्न को,
तो हुस्न हर्षन कर्नाटक। कार्य क्या है? उपग्रहों की निगरानी करता है, नियंत्रण करता है। वर्तमान अध्यक्ष एस प्रेम कुमार। कौन है एस प्रेम कुमार? LPSC, इसका पूरा नाम है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। तरल द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र। तरल द्रव प्रणोदक ये प्रणोदन प्रणाली केंद्र, इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ पर है मुख्यालय? तिरुवनंतपुरम में है। लिक्विड है ना, तो मतलब तीनों लिक्विड कहाँ पे? तीनों दिशाओं में प्रोपल्शन हो जाता है या फिर प्रणोदक की तरह फैल जाता है, तो तीनों दिशाओं में तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कार्य क्या करता है? यह द्रव ईंधन का विकास करना इसका मुख्य कार्य है। क्या करता है? द्रव ईंधन जो होते हैं उनका विकास करना इनका कार्य होता है। निर्माण क्या करता है? बेंगलुरु में इसको बनाया गया है। कहाँ पर? बेंगलुरु में इसको निर्माण कार्य है। महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इसकी टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है। महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इसकी टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसी के नेतृत्व में स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीक का विकास 5 जनवरी 2014 को हुआ है। इसका विकास कब से स्टार्ट हुआ है? तो क्रायोजेनिक तकनीक जो होती है उसका विकास 5 जनवरी 2014 से किया गया है। किसके नेतृत्व में? LPSC, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के द्वारा। इसके वर्तमान अध्यक्ष या फिर निदेशक कौन है? तो डॉक्टर वी नारायण। कौन है? डॉक्टर वी नारायण। NARL नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला। किसकी है? वायुमंडल रिसर्च लेबोरेटरी है नेशनल। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी, जब हमारा हाथी अधिनियम आया था ना, प्रोजेक्ट आया था, हाथी प्रोजेक्ट 1992 में, तभी इसको स्टार्ट किया गया था। नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी 1992 में। कहाँ पर आया है? तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? एटमॉस्फेयर, तो पूरा एटमॉस्फेयर है, चारों तरफ है, तो अंधेरा हो जाता है ना चारों तरफ, जब एकदम से पूरा वायुमंडल दाब लगेगा, तो आंध्र प्रदेश तिरुपति में स्थित है। यह वायुमंडलीय विज्ञान से संबंधित मौलिक एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। इसके वर्तमान निर्देशक अमित कुमार पात्रा हैं। कौन है? अमित कुमार पात्रा हैं। वायुमंडल में रहना है तो वायुमंडल क्या कर देती है? लोगों को पवित्र बना देती है। 1992 में इसको बनाया गया था। तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। ISDN, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? व्याब्लू के बेंगलुरु में। कहाँ पर है? व्याब्लू बेंगलुरु में स्थित है। यह कार्य क्या करती है? अंतर्ग्रही एवं बाह्यग्रही में अभियानों का नियंत्रण करती है और इसके निर्देशक हैं P गुणशेखर। कौन है? P गुणशेखर हैं। तो ये क्या करती है? डीप स्पेस है। डीप स्पेस मतलब आपके डीप स्पेस के बारे में कौन जानता है? तो आपके गुण आपको पता होंगे, तो डीप स्पेस मतलब आपके गुण, तो गुणशेखर इसके क्या हो गए? निर्देशक हो गए। ब्लाब्लू बोल के तो पता चलेगा नहीं, आपको डीप स्पेस अपना पता करना है तो बोल के पता चलेगा कि नहीं। तो ब्लाब्लू बेंगलुरु में इसको स्थापित किया गया है और 2008 में स्थापित किया गया है। मतलब जैसे कि 108 मालाएं होती हैं, ऐसे ही 2008 में इसको बनाया गया था। ये क्या करती है? अंतर्ग्रही और बाह्यग्रह की जितने भी अभियान होते हैं उनका नियंत्रण करती है। ISDC, इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस डाटा सेंटर। इंडियन स्पेस डाटा सेंटर इसका पूरा नाम है। 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? ब्लाब्लू बेंगलुरु में स्थित है। कार्य क्या करता है? मंगलयान, चंद्रयान जैसे मिशनों के आंकड़ों को संग्रहित करके विश्लेषित करता है। वर्तमान निर्देशक कौन है? P गुणशेखर हैं। कौन है? P गुणशेखर। IISF, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। IISF तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान है। स्थापना कब की गई थी? 14 सितंबर 2007 को स्थापना की गई थी। कब? 14 सितंबर 2007 को। स्पेस साइंस की टेक्नोलॉजी है तो 2007 को स्थापना की गई थी, 14 सितंबर 2007 को। मुख्यालय कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। कार्य क्या करता है? बाहरी अंतरिक्ष के अध्ययन हेतु समर्पित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं विनय कुमार दंदवाल। विनय कुमार दंदवाल। PRL फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला। स्थापना इसकी
अहमदाबाद में की गई थी। फिजिकल रिसर्च करता है तो अहमदाबाद, आपका अहम भी तोड़ देगा, तो अहमदाबाद में स्थित है। कार्य क्या करता है? प्रयोगात्मक एवं सैद्धांतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं खगोल विज्ञान, ग्रह वायुमंडलीय के बारे में अनुसंधान करता है। तो क्या करता है? भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान और वायुमंडलीय विज्ञान है उनके बारे में अनुसंधान करता है। इनके प्रमुख निर्देशक कौन है? अनिल भारद्वाज। कौन है? अनिल भारद्वाज। अब आते हैं प्रमुख इसरो की उपलब्धियां। आर्यभट्ट, यह भारत में निर्मित पहला उपग्रह था जिसे 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। रूस की सहायता से इसको प्रक्षेपित रोसकोमोस स्पेस से प्रक्षेपित किया गया था। इसके प्रक्षेपण के भारत विश्व का रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी वाला 6वां देश बन गया था। तो आर्यभट्ट कब किया गया था? 75 में 19 अप्रैल के दिन इसको प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से? रूस के रोसकोसमोस स्पेस से। और इसको प्रक्षेपण करने के बाद भारत रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी वाला 6वां देश बन गया था। 1993 में PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित किया था। 1993 में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV को भारत ने विकसित किया था। 1984 में 3 अप्रैल को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे और विश्व में 139वें अंतरिक्ष यात्री भी थे। यह भारत में अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला 14वां राष्ट्र बन गया था। कौन सा? 14वां राष्ट्र बन गया था। कौन गए थे? राकेश शर्मा गए थे 1984 में। 2001 में GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का विकास हुआ था। GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का विकास हुआ था 2001 में। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। 22 अक्टूबर 2008 को भेजा था चंद्रयान। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको भेजा गया था। और PSLV C-21 के द्वारा भेजा गया था, रॉकेट था। और भारत 6वां देश बन गया था। अन्य 5 देश कौन से थे? अमेरिका, यूरोप, रूस, जापान और चीन। कौन थे? अमेरिका, यूरोप, रूस, जापान और चीन के द्वारा पहले भेजे जा चुके थे। लेकिन भारत ने चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को भेजा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। PSLV C-21 से भेजा और 6वां देश बन गया। राष्ट्रीय ध्वज लेकर गया जिसे मून इम्पैक्टर प्रोब ने चंद्रमा की सतह पर स्थापित किया था। किसने किया था? मून इम्पैक्टर ने। तो चांद क्या है? मून है। तो इम्पैक्टर, उन पे इम्पैक्ट डालने वाला प्रोब ने उसको वहाँ पर भेजा था। क्या? राष्ट्रीय ध्वज। क्रायोजेनिक तकनीक का विकास। 5 जनवरी 2014 को GSLV D5 द्वारा GSAT-5 को लॉन्च किया गया था। किसका? D5 के द्वारा GSAT-5 को लॉन्च किया गया था। 27 सितंबर 2015 को GSLV D6 के द्वारा GSAT-6 लॉन्च किया गया था। और भारत में क्रायोजेनिक तकनीक का विकास करने वाला विश्व का 6वां देश बन गया। कौन था? क्रायोजेनिक तकनीक का विकास करने वाला भारत कौन सा देश बन गया? 6वां बन गया। पहले 2014 में GSLV D5 से GSAT-5 भेजा और GSLV D6 से GSAT-6 भेजा और भारत 6वां देश बन गया। 2017 में 15 फरवरी 2017 को इसरो द्वारा PSLV C-37 रॉकेट के जरिए एक साथ 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था। तो PSLV C-37 रॉकेट के जरिए एक साथ 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था। 5 मई 2017 को इसरो द्वारा निर्मित भारत द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित भू-स्थितिक संचार उपग्रह GSAT-9 का प्रक्षेपण किया गया था। 2017 में किया गया था और जो कि GSLV F9 के जरिए किया था। GSLV F9 के जरिए GSAT-9 को लॉन्च किया गया था जो कि भू-स्थितिक संचार उपग्रह था, इसरो द्वारा निर्मित किया था। 2018 19 नवंबर को 19 देश उपग्रहों को एक साथ धरती की बाहरी कक्षा में स्थापित किया था। कब किया था? 2018 में 29 है ना, 29 नवंबर को 29 देशों के उपग्रहों को पृथ्वी की बाहरी सतह पर भारत ने उनको स्थापित किया था। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को भेजा था। 22 जुलाई 2019 को भेजा था। रॉकेट था GSLV
K3 भारत का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान था। मार्क बन गया था, है ना, इतना जम से भेजा था, बिल्कुल मार्क बन गया। तो MK3 के द्वारा भेजा गया था। इसमें ऑर्बिट रैंडल लैंडर जो कि विक्रम था, और रोवर जिसको प्रज्ञान के नाम से जाना जाता था। 3 इसमें उपयोग किए गए थे। एक था ऑर्बिट जो कि ऑर्बिट पर घूमेगा, लैंडर जो कि लैंड करेगा, विक्रम था, और रोवर जो कि प्रज्ञान था। नाविक 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS लॉन्च किया। IRNSS लॉन्च किया। नेविगेशन सैटेलाइट थी जो कि यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित नेविगेशन सैटेलाइट है। इसके साथ ही भारत के पास अब अमेरिका GPS सिस्टम की तरह अपना नेविगेशन सिस्टम होगा। मतलब अमेरिका की तरह भारत के पास भी एक GPS सिस्टम है, किसके द्वारा, नेविगेशन सैटेलाइट के लॉन्च के बारे। कब लॉन्च की गई थी? 11 अप्रैल को की गई थी 2018 में। पर ठाठ से रहेंगे, हम अपना GPS यूज़ करेंगे। तो 11 अप्रैल को IRNSS नाम रखा गया था। 22 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स AIAA और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पहले सम्मेलन में इसरो द्वारा मानवयुक्त गगनयान मिशन हेतु एक अर्धमानवीय महिला रोबोट वायुमित्र को लॉन्च किया गया था। तो कब की गई है ये? 22 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो ने इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स और एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया दोनों के साथ मिलकर एक मानव युक्त गगनयान मिशन तैयार किया है, जिसमें अर्धमानव महिला रोबोट वायुमित्र को लॉन्च किया जाएगा या किया था। 27 मार्च 2019 को भारत ने मिशन शक्ति का सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए एंटी सैटेलाइट मिसाइल ASAT से 3 मिनट में एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था। कब किया था? 27 मार्च 2019 को। मिशन शक्ति के सफलतापूर्वक अंजाम देने के साथ एंटी सैटेलाइट मिशन ASAT लॉन्च किया गया था, जिसने एक भारतीय सैटेलाइट को नष्ट किया था। मंगलयान, इसे मॉम और मास ऑर्बिट मिशन के नाम से जाना जाता है, 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 द्वारा लॉन्च किया गया था। 5 नवंबर को 2013 PSLV C-25 द्वारा लॉन्च किया गया था। यह मंगल की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था। कब पहुंचा था? 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था। इसकी लागत कितनी थी? 450 करोड़ रुपए। 450 करोड़ रुपए की इसकी लागत थी। विशेष क्या है? इससे के प्रयास से मंगल पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया था। मतलब पहले ही प्रयास में पहले ही पहुंच गया। मंगल की कक्षा में उपग्रह करने वाली इसरो विश्व की चौथी स्पेस एजेंसी बन गई थी। मतलब उपग्रह स्थापित करने वाली चौथी एजेंसी और पहले प्रयास में पहुंचने वाली पहली एजेंसी बन गई थी। कौन? इंडिया या इसरो। तो मंगलयान क्या है? मास ऑर्बिट मिशन कहा जाता है, मॉम। 5 नवंबर 2013 को इसको PSLV C-25 के द्वारा लॉन्च किया गया था। परमाणु से संबंधित संस्थान। सामान्य जानकारी। परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा परमाणु ऊर्जा कहलाती है। इसमें एक भारी नाभिक 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है और जिससे जो ऊर्जा निकलती है उसे क्या कहा जाता है? परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। कोयले के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में परमाणु से उत्पन्न ऊर्जा 1 करोड़ गुना अधिक होती है। विश्व में प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन 1950 में बनाया गया था। परमाणु ऊर्जा रिएक्टर विश्व की 11% ऊर्जा का उत्पादन करता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा द्वारा किया गया था। 1974 में पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा के द्वारा किया गया था, जबकि दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण 2 11 मई 1992
8 को ऑपरेशन शक्ति 98 नाम से किया गया था। भारत में पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र 1971 में कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान बनाया गया था। तो देखो पहला परीक्षण कब हुआ है, 1974 में स्माइलिंग बुद्धा पोखरण में हुआ था। दूसरा हुआ है 11 मई 1998 में मिशन ऑपरेशन शक्ति 92 के नाम से हुआ था। भारत में पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था कलपक्कम, जो कि 1971 में किया गया था और इसको इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान नाम से जाना जाता है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब बनाया था, तो 15 अप्रैल 1948 में संसद द्वारा पारित किया गया था। जैसे भारत आज़ाद हुआ, ऐसा ना हो कि भारत भैया नाभ की ऊर्जा का परीक्षण करने लगे तो भैया उसको सबसे पहले बोला कि तुम ये बना लो। तो 15 अप्रैल 1948 को सबसे पहले ही परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित कर दिया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग कब बना है, तो होमी जहांगीर भाभा के द्वारा इसी साल 10 अप्रैल को 15 अप्रैल को अधिनियम पारित हुआ है। उसके पहले 10 अप्रैल 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग बन गया। परमाणु ऊर्जा विभाग कब बना, तो 3 अगस्त 1954 को 54 को बना है क्या अपना विभाग, 1954 को बना। भारत में परमाणु अनुसंधान एवं नाभिकीय रिएक्टरों का विकास विदेशी सहयोग से करने के लिए इसको बनाया गया था। देखो 3 बनाए हैं, पहले आते हैं अपन देखते हैं, पहले आते हैं अधिनियम। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1948 में आया 15 अप्रैल को, परमाणु ऊर्जा शक्ति की उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए। फिर परमाणु ऊर्जा आयोग आया होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में, 10 अप्रैल 1948 को बनाया गया था। इसमें दिशा निर्देश और नियंत्रण करना इनका मुख्य लक्ष्य होता है। परमाणु ऊर्जा विभाग बना 1954 में और 3 अगस्त के दिन इसमें परमाणु अनुसंधान एवं नाभिकीय रिएक्टरों का विकास विदेशी सहयोग से करना होता है। भारत से संबंधित प्रमुख संस्थान और उनसे संबंधित तथ्य। पहले आता है वार्क, इसका पूरा नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई थी, जब अपना परमाणु विभाग बना था, परमाणु ऊर्जा विभाग बना था, तभी हमने क्या बना दिया, वार्क बना दिया कि भाई ऐसा ना हो कि ये भाग जाए। तो परमाणु ऊर्जा विभाग बनाया 54 में। पुराना नाम था इसका एटॉमिक रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। इसके संस्थापक थे होमी जहांगीर भाभा। मुख्यालय था ट्रैम्बे मुंबई में। आदर्श वाक्य है इसकी राष्ट्र की सेवा में परमाणु, राष्ट्र की सेवा में परमाणु। 1966 में इसका नाम वार्क करने की घोषणा की गई और 22 जनवरी 1967 को इसको लागू कर दिया गया। कार्य क्या थे इसके, परमाणु ऊर्जा उत्पादन से सभी पहलुओं का प्रबंध करना। इसने देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा 1956 में निर्मित किया था। तो पहले आता है बार, कब बना था, 54 में बना था और 3 जनवरी को। इसका पूरा नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कहाँ पर इसका मुख्यालय है, ट्रॉम्बे मुंबई में बनाया गया है। होमी जहांगीर भाभा इसकी संस्थापक थे। एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट इसका पुराना नाम था। इसका जो धैर्य वाक्य है वो क्या है, राष्ट्र की सेवा में परमाणु। बार्क की घोषणा, जो नाम बदलने की घोषणा है वो कब की गई थी, 1966 में की गई थी और 22 जनवरी 1967 में इसका नाम बदल दिया गया। इसके द्वारा जब ये 54 में आया तो उसके जस्ट 2 साल बाद ही इसने अप्सरा पहला अनुसंधान परमाणु रिएक्टर लॉन्च कर दिया, जिसका नाम था अप्सरा, जो कि 1956 में आया था। TIFR टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। कब बनाया था, 45 में बनाया गया था। संस्थापक थे होमी जहांगीर भाभा। मुख्यालय था मुंबई महाराष्ट्र, जो कि अभी भी है इसका। कार्य क्या करते हैं ये, परमाणु विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विज्ञान में अनुसंधान करना इनका कार्य होता है। उद्देश्य क्या होता है, भारत को परमाणु शक्ति के संबंध में आत्मनिर्भर बनाना। इसका वर्तमान निर्देशक कौन है, प्रोफेसर एस राधाकृष्णन। कौन है, प्रोफेसर एस राधाकृष्णन है। क्या नाम है इसका, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च। 1945 में बनाया गया था होमी जहांगीर द्वारा। हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। CAT RR कैट को क्या कहा जाता है, इसका पूरा नाम है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एटॉमिक टेक्नोलॉजी। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एटॉमिक टेक्नोलॉजी। स्थापना इसकी 19 फरवरी 1984 में की गई थी। 19 फरवरी 1984 को इसकी स्थापना की गई थी, 84 को।
मुख्यालय इसका इंदौर के सुख निवास गांव में स्थित है। कहाँ पर है? इंदौर के सुख निवास गांव में है। 2 क्षेत्र में अनुसंधान है। पहला है लेजर तकनीक करती है और कण त्वरक में काम करती है। क्या करती है? पहले लेजर तकनीक और दूसरा है कण त्वरक में काम करती है। वर्तमान इसके निर्देशक हैं श्री शंकर वी नखे। श्री शंकर वी नखे। आर कैट की स्थापना 84 में हुई थी, जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी तब। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एटॉमिक टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है। इंदौर में इसको बनाया गया है। 2 अनुसंधान है, लेजर तकनीक करती है और कण त्वरक करती है। वर्तमान इसके निर्देशक हैं श्री शंकर वी नखे। IGARC यह इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। उद्देश्य क्या है? भारत में परमाणु अनुसंधान और स्वदेशी नाभिकीय रिएक्टरों का विकास करना। भारत में परमाणु अनुसंधान एवं स्वदेशी नाभिकीय रिएक्टरों का विकास करना। कामिनी परमाणु रिएक्टर का संचालन सभी संस्था द्वारा, मतलब इसी संस्था के द्वारा किया जाता है जो कामिनी थी। पहला परमाणु रिएक्टर था, पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर भी था। देश का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर था कामिनी, जिसको संचालित किसने किया था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ये इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के द्वारा, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के द्वारा। भारत का पहला परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र का निर्माण किया था। यह दुनिया का पहला ऐसा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर था जो कि मिश्रित प्लूटोनियम यूरेनियम कार्बन ईंधन पर आधारित था। इस पर प्लूटोनियम यूरेनियम कार्बन ईंधन पर आधारित था। तारापुर महाराष्ट्र का निर्माण भी इसी ने किया था। भारत का पहला परमाणु संयंत्र लगाया था। किसके द्वारा लगाया गया था? इंदिरा गांधी एटॉमिक सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। अब आते हैं GMP, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशंस एंड रिसर्च। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। मुख्यालय इसका हैदराबाद में। चेयरमैन है इसके DK सिन्हा। कार्य करता है नाभिकीय खनिजों का पता लगाना और उनका उचित तरीके से खनन करना। एटॉमिक मिनरल्स कहाँ से निकालते हैं हम? हैदराबाद से खोद के निकालते हैं। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। DK सिन्हा भी इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं। हैदराबाद में इसका मुख्यालय है और खनिजों का पता लगाना और उचित तरीके से खनन करना इनका मुख्य कार्य होता है। पूरा नाम VECC का क्या नाम है? VECC तो वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। मुख्यालय इसका कलकत्ता में है। बार्क के अंतर्गत आता है। यह इसका कार्य क्या है? परमाणु से संबंधित अनुसंधान एवं विकास कार्य करता है और वर्तमान निर्देशक इसके डॉक्टर सुमित सोम। कौन है? डॉक्टर सुमित सोम। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, साइक्लोन जितने आते हैं तो 77 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। वार के अंतर्गत आता है। परमाणु से संबंधित अनुसंधान का विकास कार्य करता है और डॉक्टर सुमित सोम इसके अध्यक्ष हैं। NFC न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। फ्यूल 1971 में। मुख्यालय हैदराबाद में है। देखो, न्यूक्लियर फ्यूल भी मिलता है और मिनरल्स भी हैदराबाद में ही मिलते हैं। इसके विभिन्न परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में ईंधन की आपूर्ति करता है। तो हम इन सातों को फिर से देखते हैं। पहले आता है हमारा वार्क, स्थापना 1954 में की गई थी। मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। होमी जहांगीर भाभा ने संस्थापक थे। पुराना नाम था इसका एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका पूरा नाम है। वार्क का आदर्श वाक्य क्या है? इसकी राष्ट्र की सेवा में परमाणु। वार्क की घोषणा 22 जनवरी 1967 में लागू कर दिया गया था। इसको बदलने के लिए 1966 में बोला था और 67 में इसको बदल दिया गया। कार्य क्या है? परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सभी पहलुओं का प्रबंधन करता है। इसमें देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा 1956 में निर्मित किया गया था। TIFR इसको टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च नाम है पूरा। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। होमी जहांगीर भाभा संस्थापक थे। मुख्यालय था इसका मुंबई। कार्य क्या करता था? विज्ञान गणित
कंप्यूटर विज्ञान में अनुसंधान करता है। उद्देश्य भारत को परमाणु शक्ति में के संदर्भ में आत्मनिर्भर बनाना। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रोफेसर प्रोफेसर एस राधाकृष्णन। अब आते हैं RR कैट, इसकी स्थापना 1984 में की गई थी, इंदौर में स्थापित किया गया है। इसका फुल फॉर्म है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एटॉमिक टेक्नोलॉजी। इसके 2 अनुसंधान है, एक लेजर तकनीक और कण त्वरक। वर्तमान निर्देशक हैं शंकर वी नखी। फिर आते हैं IGERS, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। इसका उद्देश्य है भारत में परमाणु अनुसंधान एवं विदेशी नाभिकीय रिएक्टरों का विकास करना। कामायनी परमाणु रिएक्टर का संचालन इसी संस्थान के द्वारा किया जाता है। देश का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर है। भारत का पहला परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में इसी के द्वारा स्थापित किया गया था। यह दुनिया का पहला ऐसा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जो कि प्लूटोनियम और यूरेनियम कार्बन पर इस्तेमाल होता है। अब आता है AMP, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट ऑफ एक्सप्लोरेशंस एंड रिसर्च। स्थापना 1948 में की गई थी। हैदराबाद में मुख्यालय है। इसके चेयरमैन हैं DK सिन्हा। नाभिकीय खनिजों का पता लगाती है और हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। VECE, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। 1977 में इसको बनाया गया था। मुख्यालय इसका कलकत्ता में है और वार के अंतर्गत आता है। कार्य क्या करता है? अनुसंधान एवं विकास कार्य करता है और वर्तमान DK सुमित सोम है। NFC, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स 1971 में हैदराबाद में स्थापित किया गया था। विभिन्न परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में ईंधन की आपूर्ति करता है। अन्य प्रमुख परमाणु तकनीक संस्थान, तो नाभिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे है? तो नाभिक का करना है तो हमारे भैया श्रीनगर में हमने स्थापित किया है नाभिकीय अनुसंधान संस्थान, ये प्रयोगशाला। तो नाभिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे है? श्रीनगर में है। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी, तो जहाँ पे ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड होगा कहाँ पर होगा? गुलमर्ग में, तो गुलमर्ग में इसको स्थापित किया गया है। भारी जल संयंत्र, ये नागल पंजाब में स्थापित किया गया है। नाभिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला, तो नाभिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे है? उदयपुर में। नाभिक अनुसंधान से हमारी जितनी भी हम अनुसंधान करेंगे उतना हमारे भारत का उदय होगा। तो नाभिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला एक श्रीनगर में है तो उसका श्री उदय हो रहा है, एक उदयपुर में है राजस्थान में। भारी जल संयंत्र एक हमने नागल में लगाई है और दूसरी कहाँ पे लगाई है? हमने बड़ोदरा में, गुजरात में। बड़ोदरा में 2 हैं, एक है बड़ोदरा और एक है हजीरा। कौन है? हजीरा। तो हम जीरे का पानी पी ले तो हमारा गला कैसे से बड़ा हो जाता? तो नागल, तो बिल्कुल गला बड़ा हो जाता है। बड़ोदरा, हजीरा और नागल भारी जल संयंत्र लगाए गए हैं तीनों में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, तो ये है अहमदाबाद में, गुजरात में। तो प्लाज्मा अनुसंधान, तो भैया हमने एक इंसान के रात में प्लाज्मा निकाल लिया, तो अहमदाबाद, गुजरात। परमाणु रिएक्टर ईंधन, परमाणु का जो रिएक्टर ईंधन है वो तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। पुनर्संसाधन संयंत्र, पुनर्संसाधन संयंत्र कहाँ पे लगाए गए हैं? सब पूरे संसाधन हैं उनके लिए हमने संयंत्र लगाया है, तो तारापुर महाराष्ट्र में लगाया गया है। पुनर्संसाधन संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में। विकिरण औषधि केंद्र, तो विकिरण औषधि केंद्र हमने मुंबई महाराष्ट्र में लगाया है। टाटा स्मारक केंद्र हमने मुंबई में लगाया है। आयस्मंड संयंत्र मुंबई महाराष्ट्र में। अपशिष्ट अवनीकरण संयंत्र, अपशिष्ट अवनीकरण तारापुर में लगाए गए हैं। देखो पहले आते हैं नाभिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला, 2 लगाई गई हैं, एक उदयपुर में राजस्थान और दूसरी लगाई गई है श्रीनगर में। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी, यह गुलमर्ग में लगाई गई है। भारी जल संयंत्र 3 जगह लगाए गए हैं, एक नागल में, एक बड़ोदरा में और तीसरा है हमारा हजीरा में। परमाणु अनुसंधान ये उदयपुर में लगाए गए हैं। प्लाज्मा अनुसंधान अहमदाबाद, गुजरात में लगाया गया है। परमाणु रिएक्टर ईंधन, तो रिएक्टर ईंधन मिलेगा हमें तारापुर में। पुनर्संसाधन संयंत्र तारापुर में मिलेगा, मतलब पूरे जितने परमाणु रिएक्टर के ईंधन है और वो कैसे संसाधन होंगे, पुनर्संसाधन, दोनों ही तारापुर में है। विकिरण औषधि, विकिरण की हो जाएगी, उसकी औषधि कहाँ मिलेगी? तो मुंबई में मिलती है, महाराष्ट्र में। टाटा स्मारक, टाटा इंस्टीट्यूट भी मुंबई में है, तो टाटा स्मारक केंद्र भी मुंबई में स्थापित किया गया है। आयुष्मान, तो आयुष्मान समझ लो, आयुष्मान तो मुंबई में इसको स्थापित किया गया है। और अपशिष्ट आवनिक संयंत्र भी तारापुर महाराष्ट्र में लगाया गया है। ये आता है हमारा पूरा भारत। तो इसके आते हैं प्रमुख केंद्र संयंत्र, है ना।
तो उत्तर प्रदेश में एक है जिसका नाम है नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, राजस्थान में एक है रावत भाटा राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया गया है, गुजरात में है एक काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, महाराष्ट्र का है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तमिलनाडु में है केगा, नहीं सॉरी कर्नाटक में है केगा, का से कर्नाटक और का से केगा, तो केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तमिलनाडु में है कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में, और कुडनकुलम तमिलनाडु में ही स्थित है, कुडनकुलम तमिलनाडु में स्थित है। तो पहला आता है हमारा ऊपर से नरोना उत्तर प्रदेश, रावत भाटा राजस्थान, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान, काकरापाड़ा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, केगा कर्नाटक, कल्पक्कम तमिलनाडु और कुडनकुलम तमिलनाडु। परमाणु ऊर्जा से संबंधित उपलब्धियां, पहले आते हैं परमाणु परीक्षण, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और परमाणु शोध रिएक्टर्स। तो कितनी प्रकार की उपलब्धियां हैं, पहले आते हैं उनके परीक्षण कितने किए हैं, परमाणु ऊर्जा के संयंत्र कौन कौन से हैं और परमाणु शोध रिएक्टर। परमाणु परीक्षण, पहला परीक्षण अभी तक मतलब 2 हुए हैं, पहला हुआ था जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, कब किया गया था 19 मई 1973 में किया गया था, नहीं 74 में किया गया था, 1974 में किया गया था इंदिरा गांधी के समय, और राष्ट्रपति थे इसमें फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। कोड था इसका स्माइलिंग बुद्धा और ईंधन था प्लूटोनियम। तो भैया स्माइलिंग हमने प्लेट रख दी भगवान के पास और बोला कि फिक्र मत करो। इंदिरा गांधी ने क्या किया, एक प्लेट में लाए बहुत सारा खाना, है ना, कितना था, तो 1974 उसमें व्यंजन रखे थे और बोला कि आप फिक्र मत कीजिए, प्लेट में आप सब खाइए। तो भगवान बुद्धा क्या करने लगे, स्माइल करने लगे। तो पहला परमाणु कब स्थापित किया गया था, परीक्षण किया गया है 1974 में। स्माइलिंग बुद्धा नाम था, फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी, और ईंधन कौन सा था, प्लूटोनियम। दूसरा परीक्षण कब किया गया है, ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे किया गया है। इसमें 4 विस्फोट किए गए थे 11 और 13 मई 1998 को, और पोखरण में ही जहाँ पे पहले परीक्षण किए थे उसके 24 वर्ष बाद हुए हैं। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति थे A.K. नारायण। कोड था इनका शक्ति 98, ऑपरेशन शक्ति। ईंधन था परिशोधित यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम और ड्यूटियम का प्रयोग किया गया था। तो परिशोधित यूरेनियम, ट्रिटियम और ड्यूटियम का भी प्रयोग किया गया था। और भूमिका किसकी थी, आर चिदम्बरम चेन्नई, APJ अब्दुल कलाम रामेश्वरम और अनिल काकोडकर बड़वानी, 3 प्रमुख व्यक्तियों की भूमिका थी। पहले कौन से थे, चिदम्बरम, बिल्कुल चिंता नहीं करना है ना, अपनी कलम पर विश्वास रखो अनिल, तो खोद कर हम परमाणु रिएक्टर की परीक्षण करेंगे। तो काकोडकर, अनिल काकोडकर, अब्दुल कलाम और आर चिदम्बरम, 3 लोगों के उसमें किए गए थे। तो पहले दूसरा परीक्षण कब किया गया है, 11 और 13 मई को 1998 में। अटल बिहारी वाजपेयी थे, R.K. नारायण राष्ट्रपति थे और इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति 98। परिशोधित यूरेनियम, ट्राइटियम, ड्यूटियम इसमें प्रयोग किए गए थे। इसमें 3 प्रमुख व्यक्तियों के नाम आते हैं, आर चिदम्बरम जो कि चेन्नई से थे, अब्दुल कलाम आज़ाद ये APJ अब्दुल कलाम ये रामेश्वरम से थे, और अनिल काकोडकर बड़वानी मध्य प्रदेश से थे। भारत का पहला परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ पे था, तारापुर। तो पहला परमाणु विद्युत ग्रह तारापुर, पहला परमाणु बिजली घर रूस विश्व का, और विश्व का दूसरा परमाणु बिजली घर USA में बनाया गया था। परमाणु ऊर्जा संयंत्र और परमाणु विद्युत ग्रह कौन कौन से हैं, तो पहला आता है तारापुर विद्युत ग्रह, यह अमेरिका के सहयोग से है। तो ये तारे अमेरिका, बिल्कुल तारों पर कौन जाते हैं, अमेरिका जैसे लोग जाते हैं। तो तारा परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ पर, अमेरिका के सहयोग से लगाया गया 1972 में, और महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया था। 1972 में एक और बना था राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह जो कि रावत भाटा, तो रावत भाटा में स्थापित किया गया था रावत भाटा। तो कौन कौन से हो गए हैं 72 में, एक हो गया तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह अमेरिका के सहयोग से 1972। फिर आते हैं कौन, राजस्थान, उनको थोड़ा सा बुरा लगा और उन्होंने बुलाया कनाडा, वो कहाँ गए, कनाडा गए, और उन्होंने रावत भाटा स्थापित कर दिया। मद्रास परमाणु विद्युत ग्रह, तो मद्रास में 1983 में स्थापित किया गया है, और तमिलनाडु में इसको स्थापित किया गया 1983 में।
नरोना, यह उत्तर प्रदेश में है। नरोना परमाणु विद्युत गृह और 1991 में इसको स्थापित किया गया। 1991 में नरोना परमाणु विद्युत गृह 1991 में उत्तर प्रदेश में इसको स्थापित किया गया है। काकरापारा परमाणु विद्युत गृह तो 1993 में सूरत गुजरात में इसको स्थापित किया गया। काकरापारा 1993 सूरत गुजरात में इसको स्थापित किया गया है। कैगा परमाणु विद्युत गृह, कैगा तो कर्नाटक में स्थापित किया गया है 1993 में। कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह यह तमिलनाडु में स्थित है। मुख्यतः कितने हैं? 7 हैं। तो पहला आता है अपना तारापुर और राजस्थान का रावतभाटा। ये दोनों बने थे 1972 में, लेकिन तारापुर अमेरिका के सहयोग से बना था और जो रावतभाटा था वह कनाडा के सहयोग से। मद्रास बना 1983 में और तमिलनाडु में। नरोना 1991 में उत्तर प्रदेश में। एक है नोरा 1991, काकरापारा 1993 सूरत गुजरात में, केगा 1993 में और तमिलनाडु में। कुडनकुलम तमिलनाडु में स्थापित किए गए हैं। अब आते हैं परमाणु शोध रिएक्टर। परमाणु शोध रिएक्टर पहला नाम, उपस्थिति, ईंधन, स्थापना और संबंधित तथ्य। पहले आती है अप्सरा। अप्सरा आली तो कहाँ से आ रही? मुंबई के वार्क से आ रही। तो वार्क टॉम्बे मुंबई में इसको स्थापित किया गया है। उत्पत्ति की गई है अप्सरा की और ये क्या है? एल्यूमिनियम मिश्रित धातु से बना है। एल्यूमिनियम एलो आली तो अप्सरा आली एलो आली तो एल्यूमिनियम मिश्रित धातु से बनाया गया है। सबसे पहला था तो 54 में तो विभाग ही बना था, 2 साल बाद ये 56 में बन गया। भारत और एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा, 1956 में बनाया गया था बार्क के द्वारा। फिर आता है ध्रुव। तो ध्रुव क्या है? हमारी नॉर्मल प्रकृति में उत्तर साइड बैठा रहता है, यहाँ वहाँ जाते ही नहीं है। युवा है तो यूरेनियम, प्राकृतिक यूरेनियम से बनाया गया था वार्क टॉम्बे मुंबई के द्वारा। और भारत का सबसे बड़ा शोध रिएक्टर है क्या है? ध्रुव सबसे बड़ा शोध रिएक्टर है। जर्लिना जड़ा हुआ है उसमें यूरेनियम तो एनरिच यूरेनियम उस पर जड़ा हुआ है और टॉम्बे मुंबई के द्वारा बनाया गया था जनवरी 1961 में। यूरेनियम और भारी जल का अध्ययन के लिए तो यूरेनियम और भारी जल के अध्ययन के लिए इसको बनाया गया था जर्लिना को। जर्लिना यूरेनियम यूरेनियम। अब आता है साइरस। वार्क टॉम्बे मुंबई के द्वारा प्राकृतिक यूरेनियम से इसको भी बनाया गया है साइरस। जैसे ही जरी हुई बुआई तो ये साइरस भी जड़ गया। तो यूरेनियम 1960 में इसको बनाया गया है। यूरेनियम और भारी जल का अध्ययन करने के लिए इन दोनों को बनाया गया, जर्लिना को और साइरस को। जर्लिना आई है 61 में और साइरस आया है अपना 60 में। फिर 61 के बाद आते हैं अपने पूर्णिमा। पूरा चांद रखा है प्लेट में तो पूर्णिमा 1 वार्क टॉम्बे मुंबई के द्वारा बनाई गई है और प्लूटोनियम 1992 के द्वारा इसको बनाया गया है। यूरेनियम और भारी जल का अध्ययन के लिए इसको बनाया गया है। कामिनी बनाई गई है अपनी कलपक्कम तमिलनाडु से। कामिनी आई है कल आई थी मिलने हमसे तो कलपक्कम तमिलनाडु। यूरेनियम मिश्र धातु की है U-233 और 1996 में इसको स्थापित किया गया था। और भारत का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है कामिनी। क्या है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और U-233 ईंधन के साथ कार्यरत विश्व का एकमात्र रिएक्टर है। तो चलिए हम सारे रिएक्टर को देखते हैं। पहले आती है अपनी अप्सरा आली तो यूरेनियम पहन के आली। यूरेनियम बार्क और 1956 में बनाया गया था और विश्व और भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। फिर आता है ध्रुव। यह प्राकृतिक यूरेनियम पर स्थापित किया गया था और बार्क के द्वारा और भारत का सबसे बड़ा शोध संस्थान है। ये ऐसे आया तो फिर इसके बाद यूरेनियम के आने लगे। तो जर्लिना यूरेनियम से बनी है और 1961 में आई थी। एक यूरेनियम और भारी जल का अध्ययन करती है। साइरस 1960 में आया था, बार्क के द्वारा बनाया गया और यूरेनियम और भारी जल का अध्ययन करता है। फिर आती है पूर्णिमा। ये 1992 में आई थी। प्लूटोनियम के लिए इसका ईंधन है और यूरेनियम और भारी जल का अध्ययन करती है वार्क के द्वारा। कामायनी कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापित की गई है। यूरेनियम मिश्र धातु U-233 और 1996 भारत का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है और U-233 ईंधन के साथ यह विश्व का एकमात्र रिएक्टर है। अब आते हैं रक्षा से संबंधित प्रमुख कार्य। तो पहले आता है DRDO, उसकी प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशालाएं, उसकी अनुसंधान
सार्वजनिक क्षेत्र में रक्षा उपक्रम क्या है, प्रक्षेपात कार्यक्रम क्या है, उपलब्धियां क्या है और आगामी मिशन क्या होंगी। तो पहले आते हैं अपना इसरो। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के द्वारा। रक्षा करनी है तो बिल्कुल एकदम DRDO जैसे डटे रहो। DRDO 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। कार्य क्या है, रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान का विकास करता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली DRDO भवन है। आदर्श बाग है इसका वलशमूल विज्ञानम। वर्तमान इसके 52 प्रयोगशाला हैं। कितनी भैया, आपको अपन को याद भी नहीं होंगी, इतनी सारी प्रयोगशालाएं हैं, 52 प्रयोगशालाएं हैं। DRDO के प्रमुख व निर्देशक कौन है, जो रक्षा मंत्री होते हैं वह इसके वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। 1980 में रक्षा एवं अनुसंधान और विकास विभाग स्थापित किया गया था, तो इसकी स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम स्थापित किया गया था। चलो हम देखते हैं पहले DRDO को। इसकी स्थापना 1958 में किसने, रक्षा मंत्रालय ने की थी। कार्य क्या करता है, तो भैया भारत में जितने भी रक्षा अनुसंधान है उनका विकास का कार्य करता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO भवन। आदर्श बाग क्या है, वलशमूलम विज्ञानम। इसकी 52 प्रयोगशाला है और इसके जो वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं वह रक्षा मंत्री होते हैं। अब आते हैं इसकी प्रमुख प्रयोगशालाएं। टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी, मतलब जो टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी वह कहाँ पे बनाई गई है, चंडीगढ़ में। एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आगरा। आर्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ये पुणे में बनाए गए हैं। आर्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स इस्टेब्लिशमेंट पुणे में। एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप अनुराग। एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप अनुराग हैदराबाद में स्थापित किया गया है। एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी हैदराबाद में। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। सेंटर फॉर अर्बन सिस्टम है तो वो भी बेंगलुरु में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अर्बन कौन है, बेंगलुरु है वर्तमान में, तो सेंटर फॉर अर्बन सिस्टम बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। कॉम्पैक्ट व्हीकल, सबको कॉम्पैक्ट कर दो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट चेन्नई में स्थापित किया गया है। डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी मैसूर में बनाई गई है। इसको फिर से देखो, टर्मिनल ब्लास्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ में। एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आगरा। आर्ममेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट पुणे। एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप तो हैदराबाद अनुराग। एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी हैदराबाद। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु। सेंटर फॉर अर्बन सिस्टम बेंगलुरु। कॉम्पैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट चेन्नई। डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी मैसूर। अब आते हैं मुख्य अनुसंधान संस्थान और उनकी महत्वपूर्ण जानकारी। EDE इसका पूरा नाम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, 1959 में आई थी। पानी के लिए है ना, एरोनॉटिकल से हमें पाना है तो 59 में आई थी। बेंगलुरु में रक्षा क्षेत्र के लिए ड्रोन एवं अन्य हवाई उपकरण बनाती है। गरुण ड्रोन जो है वह विमान का विकास भी इसी के द्वारा किया गया था 2018 में, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक के समय उपयोग किया गया था। इनके वर्तमान निर्देशक कौन है, तो B बालमुरुगन है। कौन है, B बालमुरुगन। तो 59 में आया, 1959 में इसको बनाया गया है, मतलब 160 से एक कम। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती है एरोनॉटिकल। तो कहाँ पे स्थापित किया गया, बेंगलुरु में। ड्रोन वगैरह ये बनाती है। गरुण को भी इसने विकसित किया था, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक में काम में आया था। और B बालमुरुगन इनके प्रमुख निर्देशक हैं। DRDL पूरा नाम है इसका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। डिफेंस रिसर्च एंड डिफेंस डेवलपमेंट लेबोरेटरी 1961 में आया। तो डिफेंस करना है तो खुद की रक्षा खुद करो, तो 61 में इसको स्थापित किया गया था। हैदराबाद में स्थापित है डिफेंस रिसर्च। नई दिल्ली में इसका पूर्व मुख्यालय था, अभी कहाँ पे, हैदराबाद में है DRDL का।
और गाइडेड मिसाइल के विकास हेतु कार्य करती है, मतलब रक्षा के लिए है, डिफेंस मतलब रक्षा, तो गाइडेड मिसाइल रखेंगे अपने पास तो क्या होगा। और दशरथ राम इनके निर्देशक हैं, दशरथ राम इनके निर्देशक हैं। दशरथ राम के कितने बेटे थे, एक थे। तो 61 में इसकी स्थापना की गई है, 1961 में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज का नाम है। हैदराबाद में मुख्यालय है, नया मुख्यालय हैदराबाद में है, पुराना मुख्यालय नई दिल्ली में था। गाइडेड मिसाइल विकास करती है और डॉक्टर दशरथ राम इनके प्रमुख हैं। DRDE इनका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट 1973। मुख्यालय कहाँ पर है, ग्वालियर में है। कहाँ पर है, ग्वालियर में स्थापित किया गया है। डिफेंस को रिसर्च करना, डेवलप करना और उसको इस्टेब्लिश करना, ये करता है कौन, ग्वालियर 1973। और इसकी लेबोरेटरी बनाई गई है हैदराबाद में। लेबोरेटरी हैदराबाद में क्योंकि बार बार प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं तो हैदराबाद में, और इस्टेब्लिश करना है तो ग्वालियर में। 1973 में आई थी। रासायनिक एवं बायोलॉजिकल हथियारों से सुरक्षा हेतु उपकरणों का विकास करता है और देवेंद्र कुमार दुबे इनके प्रमुख निर्देशक हैं। CBRDE कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट 1957 में बनी थी। अवाड़ी चेन्नई में है। टैंक और युद्ध वाहन बनाने के लिए काम में आती है। इसमें ही अर्जुन टैंक का निर्माण किया था। किसने किया था, कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट चेन्नई के द्वारा इसको बनाया गया था। 1975 में बनी थी। अर्जुन टैंक का निर्माण इसने किया था। और जो मित्रा टैंक है 2017 में मानव रहित टैंक है, इंजीनियर द्वारा बनाया गया है। तो पहली आती है कौन सी, ADE एडवांस एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, पुणे में स्थापित की गई है 1959 में। रक्षा क्षेत्र में ड्रोन वगैरह बनाती है। गरुण ड्रोन इसी ने बनाया था जो कि सर्जिकल स्ट्राइक में यूज हुआ था। और बाल मुरुगन इनके प्रमुख हैं। DRDL तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी कहाँ पे है, हैदराबाद में है। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में पहले मुख्यालय था। गाइडेड मिसाइल बनाती है और दशरथ राम इनके प्रमुख हैं। फिर आते हैं DRDE, तो ये क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ग्वालियर में इसको स्थापित किया गया है 1975 में। और ये क्या करती है, जो रसायन बायोकेमिकल्स और बायोलॉजिकल जो हथियार होते हैं उनको बनाती है। और इनके प्रमुख हैं देवेंद्र कुमार दुबे। फिर आती है CBRDE, तो कॉम्बैक्ट व्हीकल डेवलप रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट 1975 में बनाई गई थी। चेन्नई में इसको बनाया गया है। और जो अर्जुन टैंक है और जो मित्रा टैंक है वो भी इसी के द्वारा बनाया गया था। मित्रा टैंक 2007 में आया था, 17 में आया था। और यह मानव रहित टैंक है। बेंगलुरु की प्रमुख अनुसंधान संस्थान, पहले आता है कैप्स, सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम, DARE डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, GTRS टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, CAIR सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ERDE इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, MTRDC माइक्रोवेव ट्यूब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, DEVEL डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, बेंगलुरु में पाए जाते हैं। तो बेंगलुरु में क्या है, ज़्यादातर लेबोरेटरी है और इस्टेब्लिशमेंट है, मतलब डिफेंस से ज़्यादा रिलेटेड है। जैसे कि सेंटर फॉर ईयरबोन, मतलब ईयर कहाँ पे, हमारे बंगले में हम अच्छे से बोन करेंगे तो ईयरबोन सिस्टम। और एविनॉइस रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, डिफेंस के लिए एविनॉइस, मतलब हमें ज़्यादा अब नॉइस को हम अवॉइड करते हैं ना, तो एविनॉइस बंगले में अपने, तो एविनॉइस रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। टर्बाइन, तो टर्बाइन से बिजली बनती है हमारे घर में, बंगलों में। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे घर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार सिस्टम लगा है डिफेंस, मतलब सिक्योरिटी के लिए। माइक्रोवेव रखा है ट्यूब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर एंड डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी। ये सब कहाँ पे बनाए गए हैं, बेंगलुरु में स्थापित किए गए हैं। अब आते हैं हैदराबाद के। पहले आता है अनुराग एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। तो हमें न्यूमेरिकल क्या करने पड़ते हैं, बार बार करने पड़ते हैं, तो एडवांस न्यूमेरिकल
रिसर्च एनालिसिस ग्रुप तो हैदराबाद में है। DIRL डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, जबकि इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर था, इस्टेब्लिशमेंट था हमारे हैदराबाद में, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो रिसर्च लेबोरेटरी है वो हैदराबाद में बनाई गई है। DMRL डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जो हमारे मटेरियल हैं वो भी हमें कहाँ से, हैदराबाद से, फ्यूल्स वगैरह भी जो था वो भी हैदराबाद में ही स्थित है। तो मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी हैदराबाद में है। DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी भी हैदराबाद में ही स्थापित की गई है। पुणे तो पूरा आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्ट्रूमेंट, तो हमारे जो ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं वो कहाँ बनते हैं, पूरे तो पुणे में बनते हैं। HEMRL हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी स्थापित की गई है पुणे में। पुणे पूरी एनर्जी निकालेंगे हम मटेरियल की, तो हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी। HRDE इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ये भी पुणे में स्थापित की गई है। दिल्ली सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड इन्वायरमेंट सेफ्टी, तो हमारी यदि दिल्ली में थोड़ा सा ही फायर एक्सप्लोशन हो जाएगा, इन्वायरमेंट को कितना सेफ रखना पड़ेगा हमें, तो ये सब हमारे कहाँ पे, CFAES दिल्ली में स्थापित की गई है। DESI डिफेना साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर भी दिल्ली में स्थापित किया गया। पूरे डॉक्यूमेंटेशन, फायर एक्सप्लोशन एंड इन्वायरमेंट, ये सब दिल्ली में स्थापित की गए हैं। LESTEC लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर दिल्ली में स्थापित किया गया है। SSPL सॉइल स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी, सॉइल स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी भी दिल्ली में स्थापित की गई हैं। सॉइल स्टेट की फिजिक्स लाइब्रेरी। CAG साइंटिफिक एनालिसिस सिस्टम, साइंटिफिक एनालिसिस सिस्टम भी दिल्ली में स्थापित की गई है। DIPAS डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइंड साइंस, तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइंड साइंस स्थापित की गई है दिल्ली में। DIPR डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल रिसर्च, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल रिसर्च। INMAS इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइंड साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइंड साइंस दिल्ली में स्थापित की गई है। ISSE इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम स्टडी एंड एनालिसिस, इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम स्टडी एंड एनालिसिस। अब आते हैं अन्न कहाँ पर है, तो हमारी अभी पढ़ी हमने कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट चेन्नई में स्थापित की गई है। अहमदाबाद में है व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट VRDE अहमदाबाद में। ग्वालियर में है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ये है ग्वालियर में। तेजपुर में है तो डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी DRL तेजपुर में है। कानपुर में है डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट DMSRCE, तो ये कहाँ पे स्थापित किए गए हैं, कानपुर में स्थापित किया गया है। मटेरियल से रिलेटेड मटेरियल कानपुर। बालासोर में है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज बालासोर। आगरा में है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, आगरा में है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रम कौन कौन से हैं, रक्षा एवं आपूर्ति विभाग के अंतर्गत 8 उपक्रम आते हैं। रक्षा और आपूर्ति विभाग के अंतर्गत कितने आते हैं उपक्रम, 8 उपक्रम आते हैं। पहला आता है HAL HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, बेंगलुरु में स्थापित है 1964 में बनाया गया था। जब मतलब एरोनॉटिकल मतलब एयर से रिलेटेड है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल एयर, तो ये क्या है, छा गया था पूर्व में, तो 64 छा गया था, छाया है, तो HAL HAL है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड
1964 में आया था, बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। वर्तमान में इसकी 6 राज्य और 12 विभाग कार्यरत हैं। 6 राज्यों में 12 विभाग कार्यरत हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, इंजन लगाने वाले उपकरण एवं कलपुर्जों को डिजाइन करता है ये। अब आता है हमारा वेल, BEL, बेल। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। इसकी 9 इकाइयाँ हैं। कहाँ पर? एक बेंगलुरु में, उसके बगल में हमारे जैसे पुर्जे गिर जाते हैं, चंचन किया जाती है तो चेन्नई, तो हैदराबाद, पुणे, पूरे गिर जाएंगे तो पुणे, बलूजा, मूसलीपट्टनम, पंचकुला, कोटद्वार और गाजियाबाद। कितनी स्थापित की गई हैं इकाइयाँ? 9 इकाइयाँ हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की, बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। 9 इकाइयाँ कार्यरत हैं। बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, बलौजा, मूसलीपट्टनम, पंचकुला, कोटद्वार और गाजियाबाद। कार्य क्या करता है? भारत की सशस्त्र सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के लिए उपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और अत्याधुनिक आयुध कलपुर्जों का डिजाइन करने का तरीका या तैयार करने के लिए विकसित करता है। वेल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है ये दूरदर्शन, दूरसंचार विभाग, आकाशवाणी, पुलिस, मौसम विभाग को भी उपकरण उपलब्ध कराता है। VEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, जो कि हमारा हाल भी आता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है वो भी 64 में आया था, और ये भी 1964 में ही आया है। 65 में इसने कार्य प्रारंभ किया था। 3 उत्पादक इकाइयाँ हैं। कौन कौन सी? बेंगलुरु, कोलार और मैसूर। बेंगलुरु, कोलार और मैसूर। बंगले को मैसूर अर्थ लिमिटेड, बंगले को मैसूर मूव कर गया, तो बेंगलुरु, कोलार और मैसूर में स्थापित किया गया है। इसका सहायक क्या करती है? ढलाई इकाई तालिकेर कर्नाटक में स्थापित की गई। ढलाई इकाई कहाँ पे बनाई गई है? तालिकेर कर्नाटक में बनाई गई है। कार्य क्या करता है? अर्थ है इसका मशीन, रेल डिब्बे बनाना, लाइनें बिछाने वाले उपकरण बनाना, भारी बोझ उठाने वाले ट्रकों, ट्रेलरों और डीजल इंजन का निर्माण करता है। इसकी सभी इकाइयों की गुणवत्ता के लिए ISO 9000 प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। किसके लिए? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ पर है? बेंगलुरु में स्थापित की गई है इकाई, कोलार में है और मैसूर में है। 1965 में काम किया था और 4 में बनी थी। अब आती है मझगांव डाक लिमिटेड, कहाँ पर है? मुंबई में है। 1960 में बनाई गई थी। मझगांव मंझी से रोक है, तो 1960 में इसको बनाया गया था मुंबई में। कार्य क्या है? जलपोतों का निर्माण करता है। भारत में जलपोत निर्माण की सबसे बड़ी गोदी है मझगांव। भारत में जलपोत निर्माण की सबसे बड़ी गोदी है मझगांव। 1960 में मुंबई में स्थापित की गई थी। जलपोतों का निर्माण करती है। गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, 1934 में इसको स्थापित किया गया। 3 प्रमुख विभाग हैं, जलरानी, इंजन निर्माण और अभियांत्रिकी। 1934 में इसको स्थापित किया गया था। गार्डन में तीनों तरफ इंजीनियर और बिल्डर्स का काम लगे रहता है। तो 34 3 इसके विभाग हैं, जलरानी, इंजन निर्माण और अभियांत्रिकी। कार्य क्या करता है? नौसेना और तटरक्षा बलों के लिए विभिन्न प्रकार के युद्धपोतों का निर्माण कराता है और मरम्मत का कार्य करता है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड 1957 में बना था, 26 नवंबर को। यह गोवा के वास्को डी गामा में स्थित है। कार्य क्या करता है? जहाजों और जलपोतों के निर्माण, उनकी मरम्मत एवं पुनः कार्यशील करने के लिए कार्य सम्मिलित करता है। यह भारतीय नौसेना और तटरक्षा बल के अलावा गैर सैनिक क्षेत्र के लिए भी जलपोत के निर्माण और मरम्मत का कार्य भी करा सकता है। किसके लिए? भारतीय नौसेना और तटरक्षा बल के अलावा गैर सैनिक क्षेत्रों के लिए जलपोतों के निर्माण एवं मरम्मत का काम भी करा सकता है। ये कराया जाता है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड 1970 में आई थी और हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया है, और यह एक निर्देशक मिसाइल और उपकरणों का निर्माण करती है।
तो भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड 1970 में आई, हैदराबाद में स्थापित है। मिश्र धातु लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड 1973 में हैदराबाद में स्थापित की गई थी। कार्य के हैं विभिन्न प्रकार के मिश्र धातु, मैराजिन इस्पात, तापरोधक मिश्र धातु आदि का निर्माण करता है। इसके अलावा निर्माण सामग्री मिश्र धातुओं का उपयोग रक्षा, अनुसंधान एवं परमाणु जैसे व्यावसायिक उद्योगों में करता है। प्रमुख प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम, मिसाइल कार्यक्रम होते हैं और अन्य प्रक्षेपास्त्र होते हैं जैसे कि रडार, टैंक और अन्य। तो मिसाइल में क्या होते हैं, IGMDP मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1982 में APJ अब्दुल कलाम ने इसकी स्थापना का विचार दिया था। इंदिरा गांधी के समय 26 जुलाई 1983 में इसकी स्थापना कर दी गई, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की। इसका मुख्य उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना था, मतलब आत्मनिर्भर बनाना था भारत को। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कुछ विकसित की गई मिसाइलें इस प्रकार है। इनका नाम क्या है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। तो पृथ्वी, इससे संबंधित जानकारी, यह इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्वदेशी तौर पर निर्मित होने वाली पहली बैलिस्टिक मिसाइल थी। कौन थी, पृथ्वी। यह सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक फील्ड मतलब एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि बैटल फील्ड मिसाइल है। इसकी रेंज क्या है, 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक की मारक दूरी पर है, सतह से सतह मारती है। पृथ्वी कब बनाई गई थी, तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्वदेशी निर्मित पहली बैलिस्टिक मिसाइल थी जो कि बैटलफील्ड मिसाइल है, सतह से सतह मारने वाली, 150 से 300 किलोमीटर की मारक क्षमता है। फिर आती है अग्नि, यह सिंगल स्टेज है, ठोस ईंधन क्षमता से युक्त एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। कितनी है, मध्यम दूरी की है, सिंगल स्टेज, ठोस ईंधन क्षमता से युक्त है। मारक क्षमता कितनी है, 700 से 1200 किलोमीटर, मतलब 700 से 1200 किलोमीटर। अग्नि 1 की, अग्नि 2 की है 2000 से 3500 किलोमीटर, अग्नि 2 की 3000 से 500। तो अग्नि 3 की मारक क्षमता है और 3500 से 4000 यह अग्नि 4 की मारक क्षमता है और 5000 तक है अग्नि 5 की। तो देखो अग्नि 5 5 आई है, अग्नि कितनी आई है, 5। तो पहली आती है 700 से 1200, फिर दूसरी आती है 2000 से 3500, फिर 3000 से 4000 तीसरी है, और चौथी है 350 से 4000, पांचवी है 5000 से ज़्यादा किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। त्रिशूल, यह सभी मौसम में सतह से आकाश में मारक क्षमता है, जबकि जो हमारी अग्नि थी वो कैसी थी, बैलिस्टिक मिसाइल थी। त्रिशूल क्या है, सतह से आकाश में मारक क्षमता है, कम दूरी, त्वरित प्रतिक्रिया देने वाली इस मिसाइल को निम्न स्तर के हमले का इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब दूर तो आप कोई सी भी चला दो, लेकिन जब कोई पास में आ जाएगा तो कैसे चलाएंगे। तो त्रिशूल यह न्यूनतम दूरी के लिए है और यह सतह से आकाश में मारक क्षमता के लिए बनाई गई है, त्वरित प्रतिक्रिया देने वाली मिसाइल है। आकाश, इसके साथ एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने के लिए क्षमता के साथ सतह से आकाश में मारने की क्षमता वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है आकाश। यह एक से अधिक वारहेड में जाने में सक्षम होती है, मतलब एक से ज़्यादा वारहेड में ले जाने में सक्षम होती है। यह उच्च ऊर्जा ठोस प्रणोदक और रैम रॉकेट प्रणोदक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। नाग, यह तीसरी पीढ़ी का दागो और भूलजा मिसाइल है। यह 4.8 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ टैंक भेदी मिसाइल है। स्वदेशी रूप से इसे एक एंटी वेपन के रूप में विकसित किया गया है जो कि उड़ान मार्गदर्शन के लिए एक सेंसर फ्यूजन प्रौद्योगिकी को नियोजित करती है। हेलेना नाग का ही एक हवा से सतह पर मार करने वाली एक संस्करण है जो कि ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ एकीकृत है। तो जो हमारे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इसको 1983 में स्थापित किया गया था। अबुल कलाम जी ने इनको बोला था कि इसको स्थापित करना चाहिए, तो स्थापित कर दिया इंदिरा गांधी जी की सरकार ने। इनमें मुख्यतः 5 मिसाइलें आती हैं। पहली आती है पृथ्वी, जिसको जो कि पहली बैलिस्टिक मिसाइल है, सतह से सतह मारती है और 150 से 300 किलोमीटर तक। फिर आती है अग्नि, इसकी बहुत सारी
क्या होते हैं स्टेज आई हैं, तो 5 स्टेज तक आई है। अग्नि 5 तक तो पहली है 700 से 1200 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। अग्नि 2 की 2000 से 3500 किलोमीटर क्षमता है। अग्नि 3 की 3000 से 500 मतलब 5000 और अग्नि 4 की 3500 से 4000 किलोमीटर है और अग्नि 5 की 5000 से ज़्यादा मारक क्षमता है। त्रिशूल क्या करती है? सतह से आकाश मारक क्षमता है, मध्यम दूरी की मतलब निम्न दूरी को मार सकती है। फिर आती है आकाश, ये भी एक साथ कई लक्ष्यों को भेज सकती है, मध्यम दूरी की मारक क्षमता रखती है, एक साथ कई बार हेड में इसको ले जाने में सक्षम होती है। इसमें प्रणोदक होते हैं, ठोस प्रणोदक और रैम रॉकेट प्रणोदक यूज किए जाते हैं और ये भी सतह से आकाश में मारती है। फिर आती है नाग, इसको दाग और भूलजा वाली होती है। टैंक भेदी मिसाइल है, यह 4.8 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। स्वदेशी रूप से इसको एंटी वेपन के रूप में विकसित किया गया है और सेंसर फ्यूजन प्रौद्योगिकी को नियोजित करता है। हेलेना नाग का ही एक संस्करण है जो कि ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ एकीकृत है। अन्य प्रक्षेपास्त्र पहले आते हैं ब्रह्मोस, यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उदाहरण है। इसे निजी संयुक्त उद्यम के रूप में रूस के साथ मिलकर बनाया गया है। एंड मल्टी प्लेटफॉर्म क्रूज मिसाइल विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म से आक्रमण कर सकता है। किसी प्लेटफॉर्म पर तो वहां से आक्रमण कर देगा। इसकी 2.5 मैक की गति के साथ विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। एक बार लक्ष्य साधने के बाद इसे कंट्रोल केंद्र से मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती और इसे भी दागो और भूलजा मिसाइल भी कहा जाता है। तो ये क्या है? ब्रह्मोस रूस और भारत के सहयोग से बनाई गई है, एक निजी संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित किया गया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मल्टी प्लेटफॉर्म क्रूज मिसाइल विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की संख्या की मतलब गति कितनी है? तो 2.5 मैग की गति से जाती है और दाग और भूलजाओं पर आधारित है। निर्भय सबसोनिक मिसाइल है, सबसे सोनिक निर्भय और ब्रह्मोस का ही एक पूरक है। यह भूमि, समुद्र, वायु कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है और 1000 किलोमीटर तक यह पहुंच जाती है। सागरिका, यह पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। सागरिका मतलब सागर में जाने वाली, तो पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है सागरिका को। यह भारत की परमाणु ऊर्जा संचालित अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी के साथ एकीकृत है। तो सागरिका क्या है? अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी के साथ एकीकृत है। जैसे हमारी हेलेना ध्रुव के साथ थी, ये सागरिका अरिहंत श्रेणी के साथ है और 700 किलोमीटर की मारक क्षमता की दूरी क्षमता है इसकी। शौर्य क्या है? K-15 सागरिका का एक प्रकार है। पनडुब्बी परमाणु सक्षम मिसाइल है। भारत की दूसरी आक्रमण क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य है। तो शौर्य क्या है? K-15 सागरिका का एक प्रकार है। सागरिका क्या थी? सागर से पनडुब्बी से इसको भेज सकते थे अरिहंत के साथ मिलकर, है ना। और जो शौर्य है वह सागरिका का एक प्रकार है। K-50 सागरिका का पनडुब्बी परमाणु सक्षम मिसाइल है। भारत की दूसरी आक्रमण क्षमता को बढ़ाने में लक्ष्य है इसका। धनुष सी वेस्ट कम दूरी तरल प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? सी वेस्ट कम दूरी की तरल प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पृथ्वी 2 का नौसेना संस्करण है। इसकी अधिकतम मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। अस्त्र, यह ठोस प्रणोदक का प्रयोग करते हुए दृश्य रेंज से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है अस्त्र। आकार और वजन के मामले में DRDO द्वारा विकसित सबसे छोटे हथियारों में से एक है। लक्ष्य को खोजने के लिए सक्रिय रडार का सहायक लेता है और 80 किलोमीटर की रेंज में हेड ऑन मोड में सुपरसोनिक गति से दुश्मन के विमान को रोकने और नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। विमान को रोकेगा दुश्मन के और उसको नष्ट कर देगा। 80 किलोमीटर की रेंज में सुपरसोनिक गति से जाता है। DRDO का सबसे हल्का हथियार है। अपने लक्ष्य को खोजने में और उसको मारने में सहायक होता है। यह हवा से हवा में मार करता है अस्त्र और ये पृथ्वी का नहीं है। पृथ्वी का था अपना धनुष। अब आता है प्रहार, यह भारत की नवीनतम 150 किलोमीटर की दूरी क्षमता के साथ सतह से सतह पर मार करता है प्रहार और इसकी प्राथमिक उद्देश्य अनगाइडेड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर एवं निर्देशित पृथ्वी मिसाइल वेरिएंट के मध्य की खाई को हटाना है।
तो प्रहार क्या करता है, सदा सदा मारता है। 150 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है। अनगाइडेड पिनाका मल्टी बैरल और लॉकेट लॉन्चर और निर्देशक की जो मध्य खाई है उनको कम करना है। उपलब्धियां डीआरडीओ की। डीआरडीओ की रक्षा तरीकों के विकास में 50 से भी अधिक प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। 5,000 से ज़्यादा वैज्ञानिक 25,000 से ज़्यादा वैज्ञानिक सहायक स्टाफ इसमें काम करता है। इसने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग आकाश मिसाइलों का चरणबद्ध विकास किया है। कावेरी इंजन और हल्के लड़ाकू विमान तेजस का विकास डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। तो कावेरी इंजन और तेजस को डीआरडीओ ने बनाया है। जैविक एवं रासायनिक हमलों से निपटने के लिए विशेष सूट का निर्माण करता है। ये रासायनिक और जैविक हमलों से निपटने के लिए सूट का निर्माण भी कौन करता है, डीआरडीओ। निशांत मानव रहित विमान का विकास डीआरडीओ द्वारा किया जाता है। निशांत डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। निशांत दुश्मन की संचार प्रणाली को ठप करने का तरीके का विकास कर रहा है। पनडुब्बी रोधी टारपीडो वरुणास्त्र का निर्माण भी डीआरडीओ के द्वारा ही किया गया है। पिनाका मल्टीवैरल लॉन्चर प्रणाली को विकसित किया है। 1999 में कारगिल युद्ध में इसका सबसे पहले सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया था। किसका, पिनाका मल्टीवैरल, ये कारगिल के युद्ध में उपयोग की गई थी। रुस्तम ड्रोन का विकास 2016 में किया है डीआरडीओ ने। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत का विकास किया है। चिकित्सा पेशेवरों के लिए कोविड-19 वायु इंजन बनाया था और कोविड-19 के दौरान मोबाइल टेस्टिंग लैब का भी निर्माण किया था डीआरडीओ ने। डीआरडीओ के आगामी मिशन कौन कौन से हैं? डीआरडीओ के आगामी मिशन और ऑटोनोमस अनमाइंडेड रिसर्च एयरक्राफ्ट, स्वायत्त मानव रहित अनुसंधान विमान। तो ये किसके द्वारा बनाया जाएगा, और डीआरडीओ के द्वारा बनाया जाएगा। डीईडब्ल्यू तो ये क्या है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। क्या है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, तो निर्देशित ऊर्जा हथियार है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। HSTDV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डोमेस्ट्रेटर व्हीकल्स, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डोमेस्ट्रेटर व्हीकल्स, ये भी डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा है। NASM नेवल एंटीशिप मिसाइल, नेवल एंटीशिप मिसाइल NASM नेवल एंटीशिप मिसाइल। SFDR सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट, ये क्या है, डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। अवतार, ये भी एरोविक व्हीकल फॉर ट्रांस एटमॉस्फेरिक हाइपरसोनिक एरोशिप है। ये क्या है, एरोबिक व्हीकल फॉर ट्रांस एटमॉस्फेरिक हाइपरसोनिक एरोस्पेस। GATET इंजन। अन्य वैज्ञानिक संस्थान, उद्योग से संबंधित, कृषि से संबंधित और चिकित्सा से संबंधित। तो उद्योग से संबंधित कौन है, तो CSIR कृषि से संबंधित, ICAR चिकित्सा से संबंधित, ICMR CSIR। तो ये क्या है, हमारे उद्योग से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को की गई थी। इसके संस्थापक रामास्वामी मुदियार और डॉक्टर शांतिस्वरूप भटनागर थे। रामास्वामी मुदियार और डॉक्टर शांतिस्वरूप भटनागर थे। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वित्तीयन इसकी भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसको वित्त दिया जाता है। तो भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसको वित्तीयन दिया जाता है। आदर्श वाक्य क्या है, मानव जाति की सेवा में अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी। भारत में जो CSIR है उसकी उसका उद्देश्य क्या है, तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। कार्य क्या कहता है, कार्य क्या करता है, विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में, जैसे वैज्ञानिक इंजीनियरिंग करना, संश्लेषित जीव विज्ञानिकी करना, रोबोटिक्स, कृषि
रसायन एवं अंतरिक्ष, समुद्री अन्वेषण करना, ये सब इसके कार्य होते हैं। यह एक स्वायत्त संगठन है। 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं और 39 दूरस्थ केंद्र हैं, 3 नवीन कॉम्प्लेक्स हैं और 5 यूनिटों का यह काम सक्रिय कर रहा है। तो क्या है, 38 इसकी प्रयोगशाला है, 39 इसके दूरस्थ केंद्र हैं, 3 इनकी नवीन कॉम्प्लेक्स हैं और 5 यूनिट में काम करता है। CSIR की प्रमुख प्रयोगशालाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली आती है हमारी केंद्रीय कांच एवं सैरामिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता में है। उन्नत पदार्थ एवं प्रसंस्करण अनुसंधान संस्थान, उन्नत पदार्थ एवं प्रसंस्करण अनुसंधान संस्थान, भोपाल में है। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। भारतीय संवेद औषध संस्थान, भारतीय संवेद औषध संस्थान जम्मू में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। भारतीय या राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला, राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला बेंगलुरु में स्थित है। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान, सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान नागपुर में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में है। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में है, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान, केंद्रीय औषधि सुगंध अनुसंधान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये तीनों ही लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधे अनुसंधान और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, यह लखनऊ में स्थित है। दिल्ली में है जीनोमिकी एवं समन्वित जीव विज्ञान संस्थान, दिल्ली में कौन सी है? जीनोमिकी एवं समन्वित जीव विज्ञान संस्थान। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला भी है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दिल्ली, जीनोमिकी समन्वित जीव विज्ञान संस्थान भी दिल्ली में स्थित है। अब आते हैं कुछ और CSIR की उपलब्धियां क्या हैं। भारत का पहला जायरोट्रोन विकसित किया है, जायरोट्रोन किसने विकसित किया है? CSIR के द्वारा विकसित किया गया है। ध्वनि डिटेक्शन एंड हिट विजुअलाइजेशन यूजिंग एकॉस्टिक एंड वेव आइडेंटिफिकेशन का विकास किया है। तो इसे किसने किया है? डिटेक्टिव एंड हिट विजुअलाइजेशन यूजिंग अकॉस्टिक एंड वेव आइडेंटिफिकेशन का विकास किया है। इसके तहत सटीक निशाना लगाने की प्रणाली विकसित की गई है। ICAR के साथ मिलकर सावा मसूर चावल की प्रजाति विकसित की है। तो ICAR के साथ मिलकर सावा मसूरी चावल की प्रजाति को विकसित किया है। सोलर ट्री का विकास जो स्वच्छ बिजली उत्पादन के लिए न्यूनतम स्थान घेरता है। सोलर ट्री का विकास किया है जो कि स्वच्छ बिजली उत्पादन के लिए न्यूनतम स्थान घेरता है। लिथियम आयरन बैटरी का विकास किया है। क्षीर स्कैनर का विकास किया है जो 100 रुपये की लागत पर 45 सेकेंड में दूध से मिलावट का पता लगाता है। तो क्षीर स्कैनर किसने बनाया है? CSIR ने बनाया है। 10 रुपये में या 10 पैसे में 45 सेकेंड में दूध की मिलावट पता चल जाती है। BGR 34 नामक मधुमेह की दवाई बनाई है। BGR 34 नामक मधुमेह की दवाई बनाई है। मोटापा रोधी DAG तेल का विकास किया है। मोटापा रोधी DAG तेल का विकास किया है। अब आते हैं ICAR। ICAR इसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका पुराना नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत 16 जुलाई 1929 को सोशल रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
1860 के तहत इसको बनाया गया था। मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय कृषि संस्थान के अधीन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। केंद्रीय कृषि संस्थान के अधीन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके महानिर्देशक कौन है? तो त्रिलोचन मोहपात्रा। त्रिलोचन मोहपात्रा इसके वर्तमान निर्देशक हैं। कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहन करना और इसके बारे में लोगों को शिक्षित करना इनका कार्य होता है। अब आते हैं ICAR की उपलब्धियां। नीली क्रांति और मानव पोषण के लिए मत्स्य प्रौद्योगिकी का विकास करता है। ICAR खेत एवं फलोत्तर ऑपरेशन को यांत्रिकरण को बढ़ावा देता है। प्रयोगशाला की खेती एवं किसानों तक पहुंच बनाता है। एक प्रजाति की विभिन्न नस्लों के बीच में आनुवंशिक संबंधों की स्थापना के प्रोटोकॉल का विकास करता है। पितृत्व सत्यापन किट का विकास किया है। जो पितृत्व हैं उनके सत्यापन किट का आविष्कार भी किसने किया है? ICAR ने किया है। CSIR के साथ मिलकर सूबा मसूरी चावल का विकास किया है। तो CSIR के साथ मिलकर सूबा मसूरी चावल विकसित किया है। चावल, गेहूं, मक्का, अरहर, मसूर, मूंग हेतु बुवाई प्रक्रिया पर एक वेब समर्थित मल्टीमीडिया आधारित फसल सूचना प्रणाली का विकास किया है। तो चावल, गेहूं, मक्का, अरहर, मसूर, मूंग हेतु बुवाई प्रक्रिया पर एक वेब समर्पित मल्टीमीडिया आधारित फसल सूचना प्रणाली का विकास किया है। ICMR इसका परिचय। ICMR विश्व के सबसे पुराने आयुर्विज्ञान संस्थान में से एक है। तो ICMR विश्व के सबसे पुराने आयुर्विज्ञान संस्थान में से एक है। इसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद स्थापना 1949 में हुई थी। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली रामलिंग स्वामी भवन। नई दिल्ली रामलिंग स्वामी भवन। अध्यक्ष पदेन इसके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होते हैं। अध्यक्ष पदेन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होते हैं। भारत में जैव चिकित्सा अनुसंधान हेतु निर्माण, समन्वय एवं प्रोत्साहन करता है। वित्तीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के द्वारा इसको वित्तीय दिया जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसको वित्त दिया जाता है। इसके अलावा इसके महानिर्देशक हैं बलराम भार्गव। अब आता है 1911 में IRFA इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसके कार्य का विस्तार 1949 में इसका नाम बदलकर ICMR कर दिया गया। 1949 में किसका नाम बदला था? तो इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी, उसका नाम बदलकर इसकी स्थापना की गई थी ICMR की। इसके साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।